नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और आज सियासी हलचल पूरे दिन बनी रही। 8 जनवरी को यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और 11 जनवरी को यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ और कई विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ा। हम आपको समझाते हैं कि इन तस्वीरों के मायने क्या है और इन नेताओं के पाला बदलने से कैसे सियासी समीकरण बदलेगा। आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या नाराजगी थी कि आपने इस्तीफा दिया? मैंने अपने इस्तीफा के पत्र में इस्तीफा देने के कारणों को उद्धृत कर दिया है। एक दिन का घटनाक्रम बिल्कुल नहीं है कि आज ही सारी चीजें हो गई हैं। कि सबसे बड़ी बात यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये स्टैंड, इससे संदेश देने का प्रयास किया गया उनकी ओर से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंगलवार को बड़ी हलचल। मंगल के दिन सियासी दंगल ने चुनावी चर्चाओं का रुख मोड़ दिया है। स्वामी के इस पॉलिटिकल टर्न से बीजेपी में कारणों पर चर्चा हो रही है तो एसपी में उमंग दिख रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में आए थे। इससे पहले बीएसपी में थे और मायावती सरकार में मंत्री भी थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद मिलने के बाद भी बीजेपी को छोड़ दिया? आला कमान से क्या बातचीत हुई थी इस्तीफा देने से पहले? आला कमान लगातार बात कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी में बने रहने का अनुरोध कर रहा था, लेकिन नेतृत्व के उपेक्षात्मक रवैये के चलते मैंने ये कदम उठाया है और जो कदम उठाया है उत्तर प्रदेश की जनता के हित में उठाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही इस्तीफा दिया, एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फोटो को ट्वीट किया और लिखा कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। #22 में बाइसिकल। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया आपके साथ अपना फोटो। मेरा फोटो आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अपने बेटा बेटी का टिकट चाहते थे, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। बेटा बेटी को हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, इसलिए ये आरोप उन राष्ट्रीय अध्यक्षों पर लगाइए जिन लोगों ने पहले टिकट दिया है। मंगलवार के दिन मौसम ठंड था, लेकिन इस्तीफों से लखनऊ से दिल्ली तक सियासत में गर्मी बढ़ गई, क्योंकि एक साथ बीजेपी के कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। एक विधायक के हाथों उन्होंने अपना इस्तीफा भिजवाया है। रोशन लाल वर्मा जो कि विधायक है, उनके हाथों उन्होंने लेटर भिजवाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे राजभवन के बाहर ये दिखाई दे रही है कि वो विधायक जिनका अपॉइंटमेंट नहीं है राजभवन में, उनको अंदर प्रवेश क्या हो गया अंदर नहीं गया। मैं रोशन लाल वर्मा, विधायक तिलहर शाहजहांपुर के तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर पहुंचे थे। जिस वक्त वो राजभवन पहुंचे, वहां पर मीडिया कर्मियों की भीड़ थी। उन्हें गेट पर ही इंतजार करने के लिए कहा गया और इसी बीच तिलहर से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और ऐलान किया कि इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या और बढ़ी है। के साथ कितने लोग हैं, कितने विधायक हैं? अभी आपको कल 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी। 14 को ज्वाइन करेंगे पार्टी समाजवादी पार्टी। 14 तारीख तक जानकारी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी है इसको लेकर के ये रोशन लाल वर्मा जो खुद भी शाहजहांपुर से विधायक है, अब वो खुद भी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में हैं और वो उनके साथ ही पार्टी छोड़ देंगे। बड़ी बात यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब राजभवन नहीं आएंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए भेज दिया है और एक विधायक के हाथों उन्होंने अपने इस्तीफे की कॉपी, हार्ड कॉपी भिजवाई है यहाँ पर।
स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही विधायक रोशन लाल वर्मा, बिल्हौर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद और बांदा से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया। तो सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ अचानक हुआ? क्या हफ्ते 2 हफ्ते में नाराजगी बढ़ी या स्वामी प्रसाद मौर्य ने बदलते सियासी मौसम को भांपकर पाला बदलने का फैसला लिया? तो उन्होंने बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बीजेपी विधायक के हाथों चिट्ठी भिजवा करके संदेश देने का प्रयास किया है। दूसरी बड़ी बात ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में थे, उनको जब लगा कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लहर है या हवा है, तो उन्होंने उस मौसम को आंकते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद अब चूंकि उन्हें लग रहा है ऐसा कि जो 2 साल में कोरोना काल बीते उसमें बहुत सारे विधायक ठीक से काम नहीं कर पाए, मंत्रियों के विभागों में कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं हो पाई, बहुत काम करने का मौका नहीं मिल पाया, लिहाजा क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाए विधायक। और ऐसे में जो पार्टी ने सर्वे करवाया था और जो नाराजगी की जो बात कही जा रही थी उसको आंकते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठौर तलाशने का काम शुरू कर दिया था बहुत पहले ही। और स्वामी प्रसाद मौर्य उन विधायकों और मंत्रियों में से एक है जिन्होंने पिछले दिनों अपने एक बयान की वजह से भी काफी खलबली मचा दी थी। आपको याद होगा वो बयान जिसमें ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे या नहीं होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी उन मंत्रियों की फहरिस्त में शामिल थे दूसरे तीसरे नंबर पर, जिन्होंने ये कहा था कि चुनाव के बाद तय होगा, विधायक चुनेंगे कि उनका नेता कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसके जो सुर इनके हैं वो थोड़े बदले हुए हैं। हालांकि इसके पहले इनकी 2-3 दौर की मुलाकातें हो चली हैं और इन मुलाकातों में भी बहुत सारी बार्गेनिंग भी हुई होगी, मतलब बाकी विधायकों को लेकर, टिकटों को लेकर। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी ने बड़ा ऐलान किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मायावती के अलावा बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ने नहीं बल्कि लड़वाने का काम करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भी यूपी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी पत्नी कल्पना मिश्रा और मेरा बेटा कपिल मिश्रा भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहन मायावती जी चुनाव लड़वाने का काम कर रही हैं। हम लोग चुनाव लड़वाने में लगे हैं। हम लोग बहन मायावती जी ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया उनको ले करके इन सारे स्टेट्स में जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को राधे राधे से इतनी चिढ़ होती है, अयोध्या, मथुरा और काशी से चिढ़ होती है। उन्होंने कहा कि धर्म को अंधविश्वास कहना करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान है और उनको अपना बयान वापस लेकर माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से उनको चिढ़ होती है, भगवान बांके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है, मथुरा, अयोध्या, काशी से उनको चिढ़ होती है। और इस प्रकार का बयान कि नोएडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंधविश्वास कहना, यह करोड़ों आस्थावान लोगों का अपमान करने का काम किया है। मैं उनके इस बयान की आलोचना करता हूं और तत्काल यह बयान वापस लेकर के माफी। तो बात करें तो यूपी में बीजेपी ने डोर टू डोर का अभियान का जो है वो शुभारंभ कर दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सुबह घर घर जाकर लखनऊ के बालू अड्डा इलाके में जनसंपर्क किया है। स्वतंत्र देव सिंह ने लाभार्थियों के चंदन कुमकुम लगाया। डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत बीजेपी की तरफ से आज विधिवत रूप से हुई है। बीजेपी सभी 403 विधानसभा सीटों पर लाभार्थियों से जनसंपर्क अभियान चला रही है और इसके तहत सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद और पदाधिकारी इस अभियान में जुटे हैं। वो लोगों के घर तक जा रहे हैं, उन लोगों के जो किसी न किसी योजना से जुड़े लाभ पाएं और उनके साथ उनके माथे पर तिलक लगाकर, कुमकुम लगाकर सेल्फी ले जा रही है।
तो बीजेपी के नेता केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले करीब 6.5 करोड़ लाभार्थियों के घर घर जाकर उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। बीजेपी नेता सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक 5-5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर लोगों से मिल रही है। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर घर घर संपर्क करना है, आज उन लाभार्थियों के हम लोग पहुँच रहे हैं जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और वह लाभ उन लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो 5 साल की राज्य की योजना, योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो काम हुआ है, हो सकता है कि और कुछ काम शेष होगा, काम करना होगा। तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए। और अपने कैंपेन के दौरान बीजेपी के नेता मास्क भी लेकर जा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत के डीडीहाट सीट से चुनाव लड़ने पर सबकी नजर है। उन्होंने तैयारी भी कर ली है पूरी। डीडीहाट सीट से कांग्रेस के सभी 8 दावेदारों ने प्रस्ताव पास किया। हरीश रावत को डीडीहाट से लड़ाने का प्रस्ताव पास हुआ है और ये प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस के पास भेज दिया गया है। सभी ने हरीश रावत के समर्थन में एकजुटता का दावा किया है, जिसके बाद पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट सीट से हरीश रावत के चुनाव लड़ने का लगभग तय माना जा रहा है। तो चलिए बात अब पिथौरागढ़ की भी कर लेते हैं। पिथौरागढ़ की डीडीहाट सीट से कांग्रेस के सभी दावेदारों ने कद्दावर नेता हरीश रावत को मैदान में उतारने की मांग की है, जिसके बाद 25 साल से बीजेपी की रही डीडीहाट सीट पर सियासी हलचल बढ़ गई है। डीडीहाट सीट पर कांग्रेस को आखिरी जीत 1992 में मिली थी। तब से यहां पंजा कभी अपनी पकड़ बना नहीं पाया। कभी कमजोर कैंडिडेट तो कभी गुटबाजी ने इस सीट को कांग्रेस की झोली में जाने से रोके रखा। लेकिन अब लगता है कांग्रेस हर कीमत पर इस सीट को जीतना चाहती है। डीडीहाट सीट से कांग्रेस के सभी 8 दावेदारों के साथ पार्टी के पदाधिकारियों ने एक सुर में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व सीएम हरीश रावत को मैदान में उतारने का प्रस्ताव पास किया है। आज सभी कैंडिडेटों ने एक मत होकर रावत जी के पक्ष में अपनी स्वीकृति दी है कि अगर रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ें तो सब लोग एकमुश्त कार्य करेंगे, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य होगा। हरीश रावत जी इस क्षेत्र से आएंगे तो 20-25 साल का जो सूखा है वो उस क्षेत्र को विकास की गंगा में बहाएंगे। डीडीहाट में बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल 25 सालों से काबिज हैं और अब हरीश रावत अगर यहां आते हैं तो मुकाबला बेहद रोमांचक होगा। यही नहीं, हरीश रावत के मैदान में उतरने से अब तक बिखरी दिख रही कांग्रेस भी एकजुट हो सकेगी, जो कि राज्य बनने के बाद पहली बार होगा। तो हम 25 साल के अंधेरे को तभी दूर कर सकते हैं जब माननीय हरीश रावत जी इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो एक तरफा जीत उनकी हम करवाएंगे। जितने भी दावेदार थे सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें माननीय आदरणीय हरीश रावत जी को डीडीहाट विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया गया है। डीडीहाट में कांग्रेसी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो कांग्रेस हाईकमान और हरीश रावत ही तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि रावत के पक्ष में प्रस्ताव पास कर डीडीहाट में कांग्रेस ने एक ऐसा राजनीतिक भूचाल ला दिया है जिसका झटका विरोधी बीजेपी को भी तगड़ा लग सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हालांकि इसी मसले पर जब हरीश रावत से सवाल किया गया कि क्या वो डीडीहाट से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। हरीश रावत ने सवाल पर चुप्पी साध ली, लेकिन इनकार भी नहीं किया और हाथ जोड़ते हुए कहा कि वही होगा जो भगवान की इच्छा होगी। यानी हरीश रावत ने भी डीडीहाट से चुनाव लड़ने पर इनकार नहीं किया है। जो चुनाव लड़ रहे नहीं लड़ रहे, हाँ मैं जानता हूँ उसको, जो सीट निकालेगा। तो चलिए अब कांग्रेस की लिस्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लिस्ट अब ये है कि आने वाली है। लेकिन बात करते हैं कि कांग्रेस की पहली लिस्ट अब 15 जनवरी को आ सकती है। 13 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और ऐसे में बड़े नेता हो या फिर छोटे दावेदार सभी टिकट का इंतजार कर रहे हैं। 2022 में किस किस को कांग्रेस का टिकट मिलेगा ये अगले एक हफ्ते के भीतर तय हो जाएगा। 13 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में होगी।
प्रभारी देवेंद्र यादव के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मीटिंग को एक दिन आगे बढ़ाया गया है। कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ तय समय पर होगा और दूसरी लिस्ट के लिए दूसरी पार्टियों पर भी नजर होगी। ये तो पहली लिस्ट तो हम एक आध हफ्ते के अंदर जारी कर देंगे और दूसरी लिस्ट के लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि देखेंगे दूसरी पार्टीज क्या कर रही है। उत्तराखंड में 21 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में पुराने नेता हो या नए दावेदार, सबको टिकट फाइनल होने का इंतजार है। वहीं प्रीतम गुट हो या हरीश रावत गुट, टिकट फाइनल होने से पहले होमवर्क कर रहे हैं ताकि अपना खेमा मजबूत रहे। कांग्रेस के पास हर विधानसभा में जो है मजबूती से चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और हम इंतजार क्यों करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा स्क्रीनिंग का मामला पूरा समाप्त होगा तो सीईसी की बैठक होगी, उसमें टिकट फाइनल हो जाएगी। अब टिकट किसको मिलेगा ये तो दिल्ली की बैठक में तय होगा, लेकिन उम्मीदवार बनने की उम्मीद हर उस नेता को है जिसने सीट पर दावेदारी की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो हलचल लखनऊ से लेकर देहरादून और दिल्ली तक मची हुई है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, आगे भी खबरें जारी हैं। और चलिए बात नोएडा की करते हैं। नोएडा के सेक्टर 58 पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 2017 से लेकर अब तक 1,44,00,000 रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके थे। एक पीड़ित ने अप्रैल 2021 में इनके खिलाफ शिकायत की थी और पुलिस ने जांच की, जिसके बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेरे पास ये मामला संज्ञान में आया है। अप्रैल में इसको मुकदमा लिखकर पूरा इन्वेस्टिगेशन किए हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल गया कि अलग अलग नाम से फ़ोन करते हैं ये लोग और व्हाट्सएप के माध्यम से ये लोग पूरा का पूरा चैट करके अपना पॉलिसीज़ को बेचते थे। और इसमें कुल 14 मोबाइल्स यूज़ किए थे, पूरा का पूरा हम लोग बरामद किए हैं। टोटल इसमें 1,44,00,000 में हम लोग अभी 47 लाख बरामद कर चुके हैं। 4 4 व्हीलर्स बरामद किए हैं, एक हार्ले डेविडसन बाइक जो 10 लाख का है, उसके अलावा एक व्यक्ति का जो ज्वेलरी है इसकी घटना के बाद जो खरीदे गए थे वो पूरा बरामद कर लिए हैं। और चलिए बात कोरोना की कर लेते हैं। कोरोना के मामले पूरे देश में ही लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी 24 घंटे में 11,089 पॉजिटिव केस मिले हैं और कोविड के कुल पॉजिटिव केस की संख्या अब 44,446 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की है। पाँच 5,309 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक कुल मिलाकर 9,50,58,609 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल प्रदेश में जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़कर के 5.4% हो गई है। तो इस समय संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, तो सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है ताकि आप संक्रमण से बचे रहें और अपने इष्ट मित्रों को, परिवारीजनों को भी संक्रमण से बचा सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात प्रयागराज ही कर लेते हैं। प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले में भी कोरोना का साया गहरा गया है। मेले की शुरुआत से पहले ही यहां ड्यूटी पर तैनात 7 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मेला क्षेत्र में इस वक्त हड़कंप की स्थिति है। अब मेले में ड्यूटी करने वाले सभी पुलिसकर्मियों की फिर से कोविड जांच कराई जाएगी और जो दूसरे विभाग से लोग हैं ड्यूटी करने वाले कर्मचारी, उनका भी कोविड टेस्ट होगा। पर 14 जनवरी मकर संक्रांति से माघ मेले की शुरुआत हो रही है, लेकिन माघ मेले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 5 पुलिसकर्मी और इसके सीएससी के और इसके साथ साथ एक हेड कांस्टेबल और एक जलायु के जवान को 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद ही पुलिस फोर्स में हड़कंप मचा हुआ है। जो लोग पॉजिटिव पाए गए थे उन्हें फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम मौजूद हैं और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। और ये माघ मेले की पुलिस लाइन है, तमाम पुलिसकर्मियों के चेहरे पर मास्क साफ तौर पर देखा नहीं जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है और अगर यही हालात रहे तो कोरोना संक्रमण बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि मेला एसपी का दावा है कि इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, सभी को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो अपने आप में ये बताते हैं कि कोरोना का संक्रमण
फैलने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी कि कोरोना का संक्रमण लगातार गहराता जा रहा है और जब यहाँ पर माघ मेले की शुरुआत होगी तो बड़ी संख्या में कर्मी यहाँ पर रहेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे तो कोरोना का संक्रमण और बढ़ सकता है। ऐसे में यहाँ पर की जा रही लापरवाही निश्चित तौर पर माघ मेले पर भारी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और तमाम कोशिशों के बाद भी लापरवाही हर स्तर पर नजर आ रही है और यही वजह कि कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ भी रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।